गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एज ए हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि प्रीलिम्स हमारा आने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है और इस टाइम को हमें बहुत ही क्रूशली यूज़ करना है। बहुत अब हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, राइट। तो अब कुछ नया पढ़ने से अच्छा है कि हमने जो जो पढ़ा है उसको फटाफट से रिवाइज़ करते हुए चलें। बट आपको पता है कि हमने PT 365 की सीरीज़ को कंप्लीट किया, अपडेटेड मटेरियल दोनों की दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया और उसको ही बार बार हमें रिवाइज करना है। लेकिन PT 365 में कुछ स्कीम्स डिस्कस की गई थी, लेकिन हुआ ये था कि कभी हम किसी PT 365 में कोई स्कीम पढ़ रहे थे, कभी हम किसी में पढ़ रहे थे, कभी हम किसी न्यूज़पेपर में कोई स्कीम पढ़ रहे थे, कभी हम किसी न्यूज़ में कोई स्कीम सुन ले रहे थे। लेकिन होता ये है कि जब हम प्रीलिम्स देते हैं तो उसमें एक ना एक, कभी कभी तो 2-3 स्कीम्स के बारे में पूछ लिया जाता है। मतलब कि 2-3 क्वेश्चन तो हमारी स्कीम से आने पक्के हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो हमारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इसको हम अलग से पढ़ लें, अलग से तैयार कर लें, तो 2-3 क्वेश्चन तो हमारे पक्के हो जाएंगे। इसी सोच को लेते हुए हमारे जो विजन IAS है उसने गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी न्यूज़ में रही अप्रैल 2022 से 2023 तक, वो सारी स्कीम्स जो हैं बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट हमारे लिए की हैं और उसको ही हम डिस्कस आज करने वाले हैं। अलग अलग जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी अलग अलग जो स्कीम्स हैं उनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करके इसमें दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा सा ये एक इनिशिएटिव है, तो उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जब उन्होंने इतनी मेहनत की, विजन IAS ने इतनी मेहनत करके हमारे लिए ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो हमारा भी कर्तव्य है भाई इसको हम तैयार कर लें, इसको पढ़कर जाएं, राइट। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, फार्मर्स वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री है, उसने कौन कौन सी स्कीम्स अभी लॉन्च की हैं या फिर उसकी कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो अभी चर्चा में रहीं। तो बहुत ही फेमस एक स्कीम जिसके बारे में आप हर किसी ने सुना ही होगा, दैट इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस स्कीम का नाम सबने ही सुना है, राइट। बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी लेते हैं। तो अब ये जो स्कीम है ये क्या है, नाम सुनने से काम तो नहीं चलेगा ना, इसके बारे में डिटेल क्या है, इसकी डिटेल हमें पता होनी चाहिए। तो देखो, कोई भी स्कीम अगर आप पढ़ रहे हो और उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, आप उसके बारे में कुछ भी याद नहीं कर पा रहे, आप बोल रहे मैम सिर्फ 5-6 दिन बचे हैं और इसमें इतनी सारी स्कीम्स को याद करना तो इम्पॉसिबल है भाई, और सब भी पढ़ना है, तो टेंशन मत लो। आपको सिर्फ 2 चीज़ें ज़रूर याद कर लेनी, कुछ भी अगर याद नहीं हो रहा है तो छोड़ो, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता ज़रूर होना चाहिए कि जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड तो नहीं है या फिर ये स्कीम जो है ये सेंट्रली सेक्टर्ड है, ये चीज़ याद रखनी है। सेकंड कि ये जो स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इससे होगा ये कि आपका 80% क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा और 20% तो दिमाग लगा ही लेंगे हम, राइट। तो चलो, अगर डिटेल तो हम सब पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको डिटेल याद ना हो तो ये दोनों चीज़ें तो आप याद कर ही सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करें तो भाई ये चर्चा में रही क्यों, ये भी जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है ये 6 स्टेट्स ऐसी हैं। कौन कौन सी 6 स्टेट्स है? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, उसमें आंध्र प्रदेश भी है, छठी स्टेट। अब वो क्या कह रहा है, उसने क्या किया था, ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया था, फिर उसने क्या किया, इसको रीज्वाइन कर लिया है। 6 स्टेट्स कौन कौन सी? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इन्होंने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बट आंध्र प्रदेश ने कहा कि भैया हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वापस आ गया है ट्रैक पर। ओके, ये चीज़ अभी पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि भैया ये न्यूज़ में क्यों रही, क्योंकि ये तो नहीं आने वाला है प्रीलिम्स में, राइट। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आगे से हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो हमें काम की चीज़ है वो अभी ज़रूरी है पढ़ना, तो उसको पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो स्कीम है इसके टाइप देखो, तो टाइप ये है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि हमारी केंद्र सरकार भी पैसा लगा रही है, हमारी राज्य सरकार भी पैसा लगा रही है, दोनों लोग इसमें पैसा लगाते हैं। किस पर्पज़ के लिए लेकर आई गई है ये स्कीम? तो कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। जो हमारी सीड्स हैं उनके सोइंग से पहले अब सीड्स सो कर दी हमने, ठीक है, उसके बाद में फसल हमारी तैयार हुई, अब फसल की कटाई हो गई, तो कटाई के बाद तक का समय जो है उतना पूरा ड्यूरेशन का हम क्रॉप का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अंडर दिस स्कीम। अच्छा, ये क्या
कंपलसरी है, हर फार्मर को इसमें रजिस्टर कराना ज़रूरी है क्या? नहीं, ये वॉलंटरी है, जिसका मन हो वो इसी स्कीम का फ़ायदा ले, जिसका मन ना हो वो ना ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, किस किस को फ़ायदा होगा? तो जितने भी फार्मर्स हैं हमारी कंट्री के, चाहे वो शेयर क्रॉपर्स हों, चाहे वो टीनेंट फार्मर्स हों, सबको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होने वाला है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा फार्मर्स के लिए, अगर उनकी क्रॉप जो है उसका डैमेज हो जाता है, क्रॉप लॉस होता है, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा हमारी सरकार से, ठीक है। इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स जो है, कई सारी अलग अलग स्कीम्स थी, उन सबको मिलाकर क्या किया है, एक नई स्कीम बना दी, दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन कौन सी स्कीम्स थी? नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम जो थी, इसको क्या किया गया है, रिप्लेस कर दिया हमारी फसल बीमा योजना से। एक दूसरी स्कीम है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये भाई अभी भी अपनी जगह पर स्थिर है। प्रीमियम कैसे कैसे, कौन कौन से प्रीमियम, कौन कौन कितना पे करेगा, ये भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे हो सकता है भाई एक स्टेटमेंट बन जाए। तो यहाँ पर प्रीमियम जो है वो क्या होगा, एक्चुअरियल प्रीमियम रेट जो है उसकी कुछ परसेंटेज पे की जाएगी। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो होती हैं, ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप जैसे कि हमारा टी है, कॉफ़ी है, रबर है, तो टोबैको है, तो ये जो आपकी कुछ क्रॉप्स है ना, इसमें प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, 5% का, ठीक है। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उसमें 2% का प्रीमियम रहेगा, राबी क्रॉप्स में 1.5% का प्रीमियम सिर्फ पे करना है। सरकार कितना पे करेगी? तो सरकार हमें कितना पे कर रही है, देखो 90% पे करेगी कौन, सेंटर का शेयर होगा 90% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और 50% अदर स्टेट्स के लिए। इतनी चीज़ याद रखनी, ज़्यादा इसमें अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है। ओके, नेक्स्ट है एरिया ऑफ अप्रोच बेसिस क्या है? तो यहाँ पर जितने भी फार्मर्स हैं एक इंश्योरेंस यूनिट में, उनको सिमिलर रिस्क फेस करेंगे वो, ऐसा हम मानकर चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेजर क्रॉप्स में कौन सा इंश्योरेंस यूनिट रहेगा, विलेज, कोई भी एक गाँव है वो पूरा एक इंश्योरेंस यूनिट रहेगा। अदर क्रॉप्स की बात करें तो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो हमारा इंश्योरेंस यूनिट बन जाएगा। स्मार्टफोन्स का इसमें यूज़ होगा, रिमोट सेंसिंग का इसमें यूज़ होगा। नेक्स्ट स्कीम पर आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट स्कीम भी हम सब जानते हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएम किसान। हर किसी ने इसका नाम सुना है। अब देखो ये स्कीम जो है ना, ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। आ गई चेंज। देखो फसल बीमा वाली जो है वो कैसी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, बट द सेकेंड स्कीम इज पीएम किसान और ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। अच्छा, क्विक फैक्ट्स इसके पढ़ लेते हैं। तो ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, क्यों लेकर आए हैं, इसका पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल नीड्स, हम जो हमारी लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज़ हैं तो उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो हम यहाँ पर पूरी कर पाएंगे। जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको कुछ एक्सक्लूजन्स जो हैं वो उनको प्राप्त होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी ऐसे फार्मर जिसके पास में ज़मीन है उनको 6,000 रुपये मिलेंगे हर साल में, 2-2 हज़ार रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी। बस इतनी चीज़ें हमारी इस स्कीम के लिए काफ़ी हैं जानना, ठीक है। अभी और डिटेल्स नहीं जानते हैं क्योंकि स्कीम्स बहुत सारी हैं और टाइम कम है। इतनी अगर जितनी डिटेल अभी हम पढ़ रहे हैं, क्विक फैक्ट्स पढ़ दो और आपकी जो स्कीम है वो पढ़ दो, किसके अंडर आ रही कौन सी मिनिस्ट्री, इतना पढ़ दो, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, तो फिर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेक्स्ट हमारी स्कीम जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कैसी ये स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये जो हमारा हॉर्टिकल्चर है हमारे कंट्री में, उसके पूरी तरीके से डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। यहाँ पर हम फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्टेट्स और यूटीज़ के लिए कि वो इंटरवेंशन कर सके हमारी फार्मिंग एरिया में, ठीक है। जितने भी स्टेट्स यूटीज़ हैं उन सबको इसमें कवर किया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में क्या डिफरेंस होता है, ये आप बताओ फटाफट से। हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें कवर हो रही हैं? तो जितने फ्रूट्स, जितने वेजिटेबल, रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ, बैम्बू, ये सारी क्रॉप्स इसमें कवर हो रही हैं।
फंड्स कैसे शेयर होगा, तो देखो अब क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब क्या कि यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पैसा लगा रहे हैं। तो हमारी जो केंद्र सरकार है वो 60% पैसा लगाएगी, बचा हुआ राज्य सरकार लगा देगी 40%। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या मदद मिलेगी, जो हमारी स्टेट्स हैं उनको क्या क्या मदद मिलने वाली है, तो नर्सरी टिश्यू कल्चर यूनिट सेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इसमें हेल्प मिलेगी, बी कीपिंग में हेल्प मिलेगी, फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, नए ऑर्चार्ड्स और गार्डन बनाए जाएंगे, जो अनप्रोडक्टिव ऑर्चार्ड्स हैं उनको रेजुविनेट किया जाएगा और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके अंडर बहुत सारी स्कीम्स हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए है। एक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी बनाया है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया गया है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर भी बनाया गया है। कहाँ पर, नागालैंड में। ठीक है, टेक्निकल और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी प्रोवाइडेड होगा। नेक्स्ट है चमन। अब ये चमन क्या है, चमन इज कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एरिया असेसमेंट किया जाएगा और प्रोडक्शन देखा जाएगा किसका, 7 मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। 12 स्टेट्स जिसमें 185 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें देखा जाएगा कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो 7 हमारी क्रॉप्स हैं ये कितना इसका प्रोडक्शन होगा, कितने एरिया में होगा, उसको देखने के लिए है चमन। ठीक है, अब ये यहाँ पर चमन के अंडर कौन कौन सी क्रॉप्स कवर हैं ये भी देख लो। मैंगो, बनाना, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, ठीक है, पोटैटो, अनियन, चिली एंड टोमेटो, ये क्रॉप्स जो है कितनी ग्रो हो रही हैं, क्या प्रोडक्शन है, कितने एरिया में हो रही है, ये देखा जाएगा। नेक्स्ट है हॉर्टनेट। हॉर्टनेट क्या है, ये एक वेब इनेबल्ड वर्क फ्लो बेस्ड सिस्टम है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक यूनिक इंटरवेंशन है जिसमें हम ई गवर्नेंस करेंगे। किस में करेंगे, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में ई गवर्नेंस करेंगे। टोटल ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए वेब बेस्ड सिस्टम बनाया गया है। अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हमारे खेती बाड़ी से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स थी हमने पढ़ी जो कि न्यूज़ में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही स्कीम हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर को लेकर, स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी चर्चा में कौन सी हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वही हमने पढ़ ली है। अब जो दूसरी मिनिस्ट्री है वो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने भी कई सारी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की हैं, या फिर उनकी कई सारी स्कीम्स जो ऑलरेडी लॉन्च्ड थी वो अभी चर्चा में आ गई हैं, तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है उसने क्या किया, स्टेट्स और यूटीज से पूछा है कि भाई बताओ कि जो हमारा स्कीम है ये स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ऐसा इन्होंने स्टेट्स और यूटीज से कहा है। अच्छा, अब इस स्कीम के हम क्विक फैक्ट्स को जानते हैं। तो यहाँ पर जो है फार्मा सेक्टर में हम अपनी प्यारी इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब फार्मा की बात आए ना, जब हमारी दवाइयों की बात आए, जब फार्मास्यूटिकल की बात आए, तो इंडिया का नाम टॉप में होना चाहिए। हम अपने इंडिया को क्या करना चाहते हैं, लीडर बनाना चाहते हैं। सिर्फ एशिया में नहीं, सिर्फ किसी छोटे से पार्ट में नहीं, पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी ग्लोबल लेवल पर हम अपनी इंडिया को लीडर बनाना चाहते हैं। अब ये जो स्कीम है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्कीम लेकर आते तो हम इसलिए तो लाते हैं ना कि किसी ना किसी का भला हो, तो किसका भला हो रहा है इसमें और क्या भला हो रहा है, तो सपोर्ट करेंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग फार्मा क्लस्टर्स हैं और एमएसएमईज हैं जो कि दवाइयों के सेक्टर में काम कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर में काम कर रही हैं, जो एमएसएमईज या फिर जो हमारे क्लस्टर्स हैं, जो हमारे फार्मा से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। उनकी प्रोडक्टिविटी को हम इम्प्रूव करेंगे, क्वालिटी भी इम्प्रूव करी जाएगी, साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी को भी हम इंश्योर करेंगे। कितने टाइम पीरियड के लिए स्कीम लेकर आए हैं, तो ये आई है 2021 से 2025 तक। ठीक है, अप्रूवल कहाँ से मिलेगा, तो जो एक स्कीम स्टीयरिंग कमिटी है जिसको सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के वो चेयर करते हैं, वो ही जो हमारी
कमेटी है वो प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करेगी। ऑब्जेक्टिव्स तो पता चल ही चुका है कि इंडिया को हम ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं फार्मा सेक्टर में। कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइडेड रहेंगी। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं शेयर्ड यूज़ के लिए, जैसे कि कॉमन टेस्टिंग सेंटर बना सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये प्रोवाइडेड रहेंगे अंडर दिस स्कीम। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या है कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम भी इसी की अंडर आती है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो कम्युनिकेशंस जो है हमारी कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री, इसने कुछ नई नई स्कीम्स को लॉन्च किया है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। चलो जान लेते हैं जब जानना चाहिए तो पहली जो स्कीम है वो है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। कुछ फैक्ट्स देखते हैं फटाफट से। इसको लॉन्च किसने किया है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। नाम है स्कीम का टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। अब किस पर्पज़ के लिए लॉन्च कर दिया हमने ये स्कीम? कुछ तो पर्पज़ होगा ना, बिना पर्पज़ के तो हम कुछ भी नहीं करते। तो एक स्कीम कैसे लॉन्च कर सकते हैं? हाँ, इसका पर्पज़ है। पर्पज़ ये है कि हम अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना चाहते हैं, मोबाइल सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहते हैं ऐसे एरिया में जो जैसे कि बहुत ही दूर रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के एरिया हैं, या फिर वो गांव हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं जहां पर अभी तक मोबाइल फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है, इंटरनेट प्रोवाइड नहीं है। तो ऐसी जगह पर हम क्या करना चाहते हैं? इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करना चाहते हैं, मोबाइल सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहते हैं। कौन कौन एलिजिबल होगा? तो कुछ ही लीगल हमारे जो इंडियन एंटिटीज़ हैं वो एलिजिबल होंगी कि उनको इस फंड से पैसा मिल सकता है, ठीक है। हर किसी को पैसा नहीं मिलेगा कि भाई हम जा रहे हैं, हमें एक फ़ोन दिलवा देंगे, हम किसी गांव वाले पर्सन को एक फ़ोन दिलवा देंगे, चलो ऐसा करते हैं, इसलिए उस फ़ोन के लिए हम यहाँ से पैसा ले लेते हैं इस फंड से। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ही हमारी इंडियन एंटिटीज़ हैं जो कि एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंडर, ठीक है। फंडिंग की बात करें तो 5% जितना भी एनुअल कलेक्शन होगा इस जो फंड है हमारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, उसका 5% जो कलेक्शन होगा वो यहाँ पर एलोकेट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव हमने जान लिया है कि हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी को बूस्ट अप कर रहे हैं। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स देख लें अगर हम, तो टेक्नोलॉजी डोमेन्स जो कि अंडरटेक की जाएंगी। 5G डेवलप किया जाएगा, 6G के लिए हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज़ जो अलग अलग तरीके से हम दे सकते हैं वो हम देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप सेल प्रोवाइड करेंगे और रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आएगा। स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारी कंट्री में और इस कंट्री वाइड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स भी बनाए जाएंगे। पीरियड की बात करें कब तक रहेगा, तो 2 साल तक ये जो है प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है। और लेकिन जो है कितना और बढ़ जाना चाहिए, कितना टाइम एक्सटेंशन हो सकता है, तो 6 महीने का एक्सटेंशन भी हो सकता है एक बार में, ठीक है। माइलस्टोन बेस्ड फंड कब कब मिलेगा, तो ऑनलाइन अकाउंट में जो है फंड दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि हाथ में गड्डी पकड़ा दी नोटों की, ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन जो है अकाउंट में पैसा जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की बात करें तो इसमें काम करने के लिए जो है प्रपोजल्स को रिसीव करना है, स्क्रीनिंग करना है, उसके लिए कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को बनाया गया है। नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इस फंड की अगर हम बात करें कि ये फ़ंड जो है ये क्या है जो इसने ये स्कीम लेकर आया है, तो ये फ़ंड जो है मोबाइल और डिजिटल सर्विसेज को रूरल और रिमोट एरियाज़ में प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। इसको जो एडमिनिस्ट्रेटर है यूएसओ फंड के वो हेड करते हैं और ये किसके अंडर गवर्न है? द इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2006 के अंडर ये गवर्न होता है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब भरेंगे हम उड़ान, ठीक है। तो इस स्कीम की अगर बात करें कौन कौन सी स्कीम्स न्यूज़ में है इसकी, तो उड़ान, ठीक है। उड़ान बहुत ही फेमस स्कीम है इसकी, तो ये अभी भी चर्चा में है, पिछले साल भी चर्चा में रही, बहुत टाइम से ये चर्चा में है। तो ये पहले तो जानते हैं कि ये स्कीम जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि सेंट्रली सेक्टर्ड है। तो भाई ये जो है ये स्कीम है सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम, ठीक है। क्विक फैक्ट देखते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि छोटे और मीडियम सिटीज़ को बिग सिटीज़ से कनेक्ट करना चाहती है। कैसे? रोड वोड नहीं डालना है इसमें हम कर रहे हैं एयर सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम जो है बाय एयर भी पहुंच सकते हैं छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर में बड़े शहर से, ठीक है। एयरलाइंस को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। कैसे? कंसेशंस मिलेंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग भी प्रोवाइडेड होगी। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है इस स्कीम को? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें हम जो सिविल एविएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा
अच्छा कर रहे हैं और सेट कर रहे हैं और प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ईयर कैपिंग की अगर बात करें, फेयर कैपिंग की बात करें, तो अगर 1 घंटे की जर्नी है तो कितना इसमें फ़िक्स रहेगा आपका अमाउंट, 2500 रुपये। मतलब 1 घंटे की दूरी अगर आपको जाना है बाय एयर तो 2500 रुपये में आप पहुंच जाएंगे। सब्सिडाइज सीट्स की बात करें तो 50% जो सीट्स है वो सब्सिडाइज रेट्स पर मिलेंगी, ठीक है। डिमांड एंड मार्केट बेस्ड मॉडल का इसमें यूज़ किया गया है। कुछ ऐसी स्टेट्स जो हैं वहाँ पर अवेलेबल है, कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स, एयरड्रोम्स, हेलीपैड्स में ये अवेलेबल है जो कि इस स्कीम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो क्योंकि ये सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, तो यहाँ पर क्या है कि जो स्टेट्स इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पर ये स्कीम जो है लागू हो जाएगी। नेक्स्ट है डिजी यात्रा ऐप, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, डिजी यात्रा ऐप की अगर हम बात करें तो ये जो ऐप है ना, इसकी एम की बात करते हैं, क्यों बनाया गया है ये ऐप। तो पेपरलेस ट्रैवल करने की कोशिश की जा रही है। आइडेंटिटी जो चेक्स होते हैं अलग अलग जगह पर, तो एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट पे अगर हम जाते हैं ना तो बहुत सारी जगह पर हमें चेकिंग करानी पड़ती है, कहीं कुछ दिखाना, कहीं कुछ दिखाना, कहीं कोई सी भी चेकिंग है, कोई सी चेकिंग है, तो मल्टीपल पॉइंट पर हमें क्या करना पड़ रहा है, अपनी चेकिंग करानी पड़ रही है। कभी कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है, कभी कोई सी चेकिंग है, कभी कोई सी चेकिंग है। तो ये इतना ज़्यादा हम जो चेकिंग करा रहे हैं इससे जो है हमें डिले हो जाता है, ठीक है। और हमें जो है एयरपोर्ट के नाम से डर लगने लगता है कि अरे भैया वहाँ तो बहुत सारी चेकिंग होती है, इससे अच्छे तो हम बाय रोड चले जाएंगे, बाय ट्रेन चले जाएंगे, राइट। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम डिजी यात्रा ऐप लेकर आए हैं। पेपरलेस सब कुछ हो जाएगा और जो अलग अलग जगह हम मल्टीपल पॉइंट पर चेकिंग करा रहे हैं उससे भी छुटकारा मिलेगा, एक ही जगह पर सारा काम हो जाएगा। हर पैसेंजर जो है उसको एक यूनिक डिजी यात्रा ID मिल जाएगी। डिजी यात्रा फाउंडेशन भी बनाया गया है, ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी की तरह बनाया गया है जो कि डिजी यात्रा इकोसिस्टम को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। डिजी यात्रा ऐप जो है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो मूवमेंट जो है बोर्डिंग गेट्स तक पहुंचने में हमें हेल्प जल्दी से करेगा। ट्रैवल जो है बहुत हैसल फ्री हो जाएगी, सिक्योरिटी हमारी बढ़ जाएगी। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो पिछले साल बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, उस टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज़ हो रहा है। गेट्स जो है वो इसके लिए डेडिकेटेड रहेंगे और कॉन्टैक्टलेस यहाँ पर काम होगा। नेक्स्ट है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन स्कीम, अवसर स्कीम इसको हम बोल सकते हैं। इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। एम ये है कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, एयरपोर्ट्स पर अपने प्रोडक्ट जो है, अपने पर्टिकुलर रीजन के जो प्रोडक्ट हैं उनको बेच सकते हैं, उनको शोकेस कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रहेगा 15 दिन। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको 15 दिन मिलेंगे। 15 दिन में वो अपना सामान बेच सकता है, अपनी जो भी आर्ट है उसको शो कर सकता है एट एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जो पहली स्कीम है जो चर्चा में है, ये भी हमेशा से चर्चा में बनाया है जब से ये आया है, 2013 से ये चर्चा में रहता है हमेशा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसको हम NFSA भी बोलते हैं, 2013 में आया था ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपको याद रखना है कि कौन सी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये, तो ये फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। 67% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो इसमें कवर है, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर कवर हैं। 75% जिसमें कितने हैं, रूरल एरिया से आते हैं और 50% अर्बन एरिया से आते हैं। आप बोलेंगे कि मैम यहाँ तो 67 की बात हो रही हो, ये तो ऑलरेडी 75 यहाँ पर बोले। तो देखो बात क्या कही जा रही है कि टोटल कितने हैं, 67%, ठीक है। 67% कंट्री के लोग इसमें कवर्ड हैं। अब इस 67 के क्या है, 75% गाँव वाले लोग हैं, 50% यहाँ पर कौन से हैं, अर्बन पॉपुलेशन से लोग आ रहे हैं। ये जो हमारा जो सर्वे हुआ था, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, जो हमारा सर्वे हुआ है 2011-12 में, उसके अकॉर्डिंग ही ये काम हमने किया है। ये स्कीम जो है लोगों को इंक्लूड करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया जो है न्यूट्रिशनल हम जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके लिए हम ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को सब्सिडाइज्ड प्राइस पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बहुत हाई प्राइस पे करें, जो सामान है वो दे रहे हैं कि भैया खाना तो हम प्रोवाइड कर देंगे बट जो है बहुत महंगा देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही मिनिमम पैसों में क्या हो रहा है, मिनिमम रुपीज़ में हम क्या कर रहे हैं, खाना को प्रोवाइड करते हैं। इवन कभी कभी हम फ्री में भी दे रहे हैं, ठीक है। तो अब सैलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल अप्रोच, तो चिल्ड्रन हैं
6 से 4 साल के, ठीक है। तो उनको क्या है कि जो ऐसे उन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो भी वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा मलनरिज्ड है ना, उन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। प्रेग्नेंट वीमन जो है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको भी हम फोकस में रख रहे हैं। उनको मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो 6,000 से कम तो मिल ही नहीं सकता। 6,000 रुपये तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर फोकस देखो, वैसे तो हर कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है, बट मेन फोकस किस पर है? चिल्ड्रन पर, जिनकी एज जो है 6 मंथ से 4 साल की है, और प्रेग्नेंट वीमन और लैक्टेटिंग मदर्स। बेनिफिट क्या होगा? अंत्योदय अन्न योजना के अंडर जो है 35 किलो हम क्या करेंगे? फूड ग्रेन प्रोवाइड करेंगे हर महीने एक फैमिली को। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में हम क्या करेंगे? 5 किलो पर पर्सन पर मंथ हम क्या कर रहे हैं? फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। राइस मिलेंगे, वीट मिलेंगे, कोर्स ग्रेन मिलेगा। राइस का रेट यहाँ पर 3 रुपये पर केजी है, वीट का है 2 रुपीज़ पर केजी, और कोर्स ग्रेन जो है वो 1 रुपये पर केजी है। और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? तो फूड सिक्योरिटी मिल जाएगा, वीमन का एम्पावरमेंट हो जाएगा, क्योंकि राशन कार्ड है वो एल्डेस्ट वीमन के नाम पर, तो घर में जो सबसे बड़ी महिला है उसके नाम पर ही राशन कार्ड इशू होगा, तो इससे वीमन एम्पावरमेंट हो जाएगा। ग्रीवांस कोई होता है उसके लिए हमने रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म बनाया है। पेनाल्टी भी पड़ सकती है अगर कोई ऑफिसर जो है या फिर पब्लिक सर्वेंट जो है, अथॉरिटी है, वो इसमें इसके जो प्रोविजन उसको फॉलो नहीं करते तो पेनाल्टी भी मिलेगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये स्कीम जो ये लॉन्च की गई थी, जिसमें हम चावल, गेहूं और कोर्स ग्रेन्स को हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 जनवरी 2023 से दिसंबर जो है 31 दिसंबर 2023 तक जितने भी एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनको चावल, गेहूं और जो कोर्स ग्रेन है वो फ्री में मिलेंगे, ठीक है। जो हमारा ये एक्ट है इसका सेक्शन 3 के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर की भी और स्टेट की भी, दोनों मिलकर इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कई सारी स्कीम्स, इसकी कई स्कीम्स और इनिशिएटिव्स न्यूज़ में रहे हैं, चलो जानते हैं। सबसे पहले है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। क्या है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसमें 945 करोड़ रुपीस यूज़ हो रहे हैं। 2021 में ये लॉन्च हुई है। अब क्यों लॉन्च हुई है भाई? लॉन्च हुई है तो कुछ एम होगा। हाँ, एम है। एम ये है कि जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से इन्वेस्टमेंट को रेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक से भी पैसा ले सकते। तो क्योंकि हमारे स्टार्टअप्स जो हैं उनमें इनोवेशन तो बहुत है, बट उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मनी। उनके पास में पैसा नहीं होता। और पैसा उनको कैसे मिले? तो पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो कई बार वो बंद हो जाते हैं। स्टार्टअप्स जो है वो अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज उनके पास में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं। तो ऐसा ना हो, जो स्टार्टअप्स हैं वो फ्लरिश कर सकें, उनके पास में पैसा हो। तो पैसे को कैसे मिलेगा? ये इस स्कीम के अंडर डिसाइड किया जाता है, उनको सीड फंड मिलेंगे, ठीक है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट के ट्रायल के लिए, मार्केट में एंट्री के लिए, फिर कमर्शियलाइजेशन के लिए यहाँ से पैसा जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, ODOP। एम इसका ये है कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हम कर सकें, जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरी कंट्री में उन सब में क्या हो? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैसे काम होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में करते क्या हैं हम? तो यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट से, पूरी कंट्री में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से हर कंट्री से एक प्रोडक्ट चूज़ किया जाएगा और उसको हम प्रमोट करेंगे कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट ये है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये जो है मथुरा के पेड़े हैं, ठीक है, आगरा का हमारा क्या पेठा है। तो अलग अलग चीज़, अलग अलग जगह से हम अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं? रिलेट कर देते हैं, राइट। जैसे हम अगर रसगुल्ला का नाम लेते हैं तो कहाँ, किस किस जगह का नाम याद आता है? बताओ, बंगाल का नाम याद आता है ना। तो मतलब क्या है कि हर जगह की कोई एक पर्टिकुलर चीज़ फेमस है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट फेमस होना चाहिए। सबसे पहले इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था, जिसमें अपना एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो हमारी यूपी की डिस्ट्रिक्ट्स थी। अब यहाँ पर ये पूरी कंट्री वाइड में ये जो है स्कीम चल गई है। नेक्स्ट है एडवांस अथोराइजेशन स्कीम। इसका एम है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है इनपुट्स के हम कर सकें, जो कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में यूज़ हो सके, ठीक है।
मतलब क्या है, अब जैसे कि हमें मान लो सपोज़ करो कॉटन की शर्ट बेचनी है, एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, कॉटन की शर्ट हमें एक्सपोर्ट करनी है और उसके लिए हमें क्या चाहिए है, हमें कोई मशीन चाहिए है जिससे कि वो जो शर्ट है वो सिल सके, हम बहुत अच्छी तरीके से हाई स्पीड में वो शर्ट जो है सिल जाए। तो इसके लिए हम उस मशीन को हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं, जिस पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। तो अब ये इसका एम क्या है कि जो हम गुड्स का एक्सपोर्ट है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए ये स्कीम लेकर आए हैं, जिसको देखते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी इंडिया की है उससे ये गवर्न होती है। यहाँ पर क्या होता है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हम कर सकते हैं कैपिटल गुड्स का, जिससे कि एक्सपोर्ट जो है वो हमारा बढ़ जाए। नेक्स्ट है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम। तो अभी हुआ ये है कि हमारी जो सरकार है उसने एक्सपोर्ट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं अंडर दिस स्कीम, किसको 18 आइटम्स जो हैं टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, उनको क्या किया गया है, ये स्कीम में इंक्लूड कर लिया गया है, अब उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी टैक्सेस कोई भी ड्यूटी अगर एक्सपोर्टर ने पे किया है, जब वो अपना कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उस टाइम पे उसने कहीं पे कस्टम ड्यूटी पे करी है, कहीं पे कोई टैक्स पे किया है, तो बहुत सारी चीज़ें उसने जो पैसा पे किया है जस्ट बिकॉज उसको अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना था, तो वो जो पैसा है वो उसको उसके लिए वापस दे दिया जाएगा। हम क्या करेंगे, रीइम्बर्स उसको कर देंगे उसका पैसा। इससे होगा ये कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें क्या होगा, कोई भी टैक्स कोई भी ड्यूटी नहीं लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है हमारी, इसने कई स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे कि अग्निपथ स्कीम, बहुत ही चर्चा में रहने वाली स्कीम अग्निपथ स्कीम। अच्छा, अब ये जो स्कीम है वैसे तो इसके बारे में बहुत चर्चा हुई, हर किसी को पता है, इसके प्रोविजंस तक बच्चों को तक याद हो गए, इतना ज़्यादा इसमें चर्चा हुई थी, लेकिन फिर भी जानते हैं पर्पस क्या है कि हम नेशनलिज्म की जो भावना है वो यूथ में प्रमोट कर सकें, ठीक है, स्किल्ड मैन पावर को ऑफर करेंगे सोसाइटी में, और जो यूथफुल प्रोफाइल है आर्मी की वो और अच्छी हो जाएगी। आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है वो रहेंगे, ठीक है, यूथ में पेट्रोटिज्म आएगा, नेशनलिज्म आएगा, और ये स्कीम का पर्पस रहा। मेथड क्या है कि शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट हम करेंगे इसमें, ठीक है। अब कौन कौन एलिजिबल है कि जो 17.5 साल से बड़े लोग हैं, 21 साल तक का की एज अगर उनकी है तो वो यहाँ पर क्या है, एलिजिबल हैं, उनको एम्पावर किया जाएगा, डिसिप्लिन उनमें रहेगा और स्किल यूथ जो है वो मिलेगा हमारी मिलिट्री को। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूथफुल प्रोफाइल हम करना चाह रहे हैं, आर्मी फोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ रहें, यंग टैलेंट जो है वो आर्मी को ज्वाइन करें और यूथ जो है वो हमारे एसेट बने रहें। सैलिएंट फीचर की बात करें तो अग्निवीर जो हमारे रिक्रूट्स हैं, ठीक है, जो इसमें रिक्रूटेड होंगे वो 4 साल के लिए होंगे, 6 महीने की जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको हम अग्निवीर बोलेंगे। एनुअल रिक्रूटमेंट की बात करें तो लगभग 45,000 से लेकर 50,000 सोल्जर्स जो हैं जिनकी 17.5 से 21 साल तक रहेगी, उनको हर साल रिक्रूट किया जाएगा। सेवा निधि पैकेज, इसमें 11,71,000 रुपये जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे अग्निवीर को, और इसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। परमानेंट इनरोलमेंट की बात करें तो जितने भी टोटल लोग जो हैं रिक्रूट किए गए हैं, इनका 25% जो लोग हैं वो अगले 15 सालों तक परमानेंट कमीशन के अंडर काम करेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट मेजर्स लिए गए हैं अग्निवीर को अकोमोडेट करने के लिए कि भाई 4 साल तक तो हम सही है आर्मी में पहुंच गए, बट आफ्टर 4 साल हम क्या करेंगे, जो 75% लोग जो हैं जो बाहर कर दिए जाएंगे आर्मी से, वो क्या करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो 10% रिजर्वेशन देंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो 10% की वैकेंसी देंगे अपने अंडर, ठीक है। और जो आपकी पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज हैं, उन्होंने कहा कि अग्निवीर को अलग अलग रोल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे मर्चेंट नेवी में। कोई और स्कीम्स भी हैं, इनिशिएटिव्स जो चर्चा में रहे, हाँ जी हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है जो कि अभी न्यूज़ में है। इसका एम क्या है कि हम सेल्फ रिलायंस लेकर आएंगे, आत्मनिर्भरता जो है डिफेंस में वो लेकर आने की कोशिश हम इसमें कर रहे हैं। ये DRDO जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, मेक इन इंडिया के अंडर ये काम चल रहा है। इसमें हम कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट, सिस्टम, टेक्नोलॉजी जो है MSME के द्वारा बनवा रहे हैं, स्टार्टअप्स के द्वारा बनवा रहे हैं, जो कि हमारी इंडिया की खुद की टेक्नोलॉजी होंगी। हमें कहीं से कोई भी जो कंपोनेंट है, कोई भी टेक्नोलॉजी वो खरीदने की ज़रूरत नहीं, हम खुद बनाएंगे अपने आर्मर्स, अपने वेपन सिस्टम, ठीक है। फिर DRDO ने पार्टनरशिप किसके साथ में की है, इन्वेस्ट इंडिया के साथ में, जो कि सपोर्टिंग एजेंसी की तरह काम करेगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक अप्रूव कर दिया है फंड इन्हांसमेंट को,
ठीक है। 10 करोड़ का पहले फंड था, 50 करोड़, हर प्रोजेक्ट को 50 करोड़ मिलेंगे। फिर है डेफ कनेक्ट 2.0, ये वन डे इवेंट हुआ था जिसमें हम इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर की तरफ। फिर है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंसी, जिसको हम आईडेक्स बोलते हैं। आयोडेक्स नहीं है, ये आईडेक्स है, ठीक है। अब एम की बात करें तो फॉस्टर कर रहे हैं इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में। ये एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट जो हैं जिनकी जो पैसा लागत है वो है 1.5 करोड़ टू 10 करोड़, उनको इसमें सपोर्ट करते हुए हम नजर आएंगे। फिर है 6th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है, जिसको हम डिस्क 6 बोल रहे हैं। ये सपोर्ट करेगा स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, इनोवेटर्स को कि वो अपने प्रोटोटाइप्स को खुद बनाएंगे और कॉमर्शलाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को किस एरिया में, नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के, और अटल इनोवेशन मिशन से इसमें पार्टनरशिप की गई है। 3rd एडिशन हुआ है इनोवेट फॉर डिफेंस इंटर्नशिप का, ठीक है। ये 2 महीने लंबा चलने वाला एक प्रोग्राम है जिसमें हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के पास में, देखते हैं भाई कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसके कौन कौन से स्कीम्स, उसकी कौन कौन सी इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी चर्चा में रहे। तो पहली जो हमारी स्कीम है वो है रीच आउट। रीच आउट का मतलब है रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। भाई इसका एम क्या है? एम ये है कि हम रिसर्च को नर्चर करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एटमॉस्फेरिक साइंस और ओशनोग्राफी में, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं इंडिया के, नेबरिंग कंट्रीज़ के, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ओशनोग्राफी में, एटमॉस्फेरिक साइंस में, रिसर्च जो है उसको बूस्ट करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि भाई ये जो अर्थ सिस्टम है उसमें क्या क्या है, अर्थ के सिस्टम जो है उसके बारे में बताएंगे स्टूडेंट्स को, अकेडमिशियंस को और पब्लिक को। इसमें कई सारी सब स्कीम्स भी हैं। कौन कौन सी सब स्कीम्स हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अर्थ साइंस स्कीम। एम इसका है कि प्रपोजल्स जो है उनको सपोर्ट किया जाएगा अलग अलग यूनिवर्सिटी या एकेडमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के जो कि अर्थ सिस्टम साइंस में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको हम सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आउटरीच एंड अवेयरनेस, ठीक है, इसमें हम अर्थ साइंस को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, अवेयरनेस को क्रिएट करेंगे कि अर्थ के बारे में लोगों को बताएंगे, अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ओशन साइंस कैसी है, इसके बारे में लोगों को बताएंगे। इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी, जिसको हम इटको एशियन बोल रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ओशनोग्राफी से रिलेटेड उसको हम प्रमोट करेंगे, डेवलप करेंगे, ऑप्टिमाइज करते हुए नजर आएंगे। बिमस्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की बात करें तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं उसको हम इकट्ठा कर देंगे, कंसोलिडेट कर देंगे, और इससे क्या होगा, रीजनल कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ेगा बिमस्टेक में। प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन अर्थ साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस की बात करें जिसको हम डेस्क बोलते हैं, इसमें हम लार्ज पूल बना रहे हैं ट्रेंड लोगों का, और अर्थ सिस्टम जो है वहाँ पर उसका क्लाइमेट कैसा है, वर्क फोर्स कैसी है, क्लाइमेट रिसर्च किस तरीके से हो रही है, इस सबको भी हम प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब बहुत कुछ हमने देख लिया है, साइंस भी देख ली, डिफेंस भी देख लिया, अब हम देखते हैं एजुकेशन की। भाई हमारा फेवरेट काम तो पढ़ना ही है ना, तो हम देखते हैं अपनी एजुकेशन की, देखते हैं एजुकेशन के फील्ड में क्या कैसा हो रहा है, कौन कौन सी स्कीम आई हैं, जिसमें सबसे पहला है समग्र शिक्षा एंड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। तो क्या ये सेंट्रल सेक्टर्ड है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? तो भाई ये स्कीम जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो अब इसके कुछ क्विक फैक्ट्स भी होंगे, उसको जानते हैं। क्या पर्पस है? पर्पस ये है कि जो स्कूल एजुकेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक की जो एजुकेशन है उसको और बढ़िया करने की कोशिश हम कर रहे हैं। कौन कौन इम्प्लीमेंट करेगा? तो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी जो है स्टेट लेवल, यूटी लेवल पर बनाई गई हैं, वही इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। 2021 से 2026 तक का इसका टाइम पीरियड है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यूनिवर्सल एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी हम प्रोवाइड करेंगे, वोकेशनलाइजेशन कर देंगे एजुकेशन का, ठीक है। स्टेट्स को सपोर्ट करेंगे कि जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है 2009 का, उसको वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। कुछ सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो समग्र शिक्षा है, एक ओवर आर्किंग प्रोग्राम है जिसमें स्कूल एजुकेशन सेक्टर जो है प्री स्कूल से क्लास 12 तक के जो हमारी स्कूल की एजुकेशन होती है उसको इम्प्रूव करने का काम किया जा रहा है। इसके अंदर 3 सब स्कीम्स भी हैं, जिसमें है सर्व शिक्षा अभियान। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो हर किसी को प्रोवाइड करने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसमें हम सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन, इसमें हम जो टीचर्स हैं एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल के, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आईसीटी एंड स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर लगेंगी, ठीक है। डिजिटल बुक्स होंगी, वर्चुअल लैब्स बनाए जाएंगे। शिक्षा शब्दकोश जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें ग्लॉसरी दी जाएगी, अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो कि हमारे एजुकेशन में यूज़ होती हैं वो दिया जाएगा। समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स प्रोवाइड करेगा कि कहाँ पर कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये सब प्रोवाइड करेगा। फिर आरटीई एक्ट जो 2009 का है, इसमें हमने अमेंडमेंट किया है, पीपल टीचर रेशियो जो है वो अमेंड कर दिया है। इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उससे अलाइन कर पाएँ। तो जो है इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए हैं, पहला है सार्थक, ठीक है। सार्थक जो है ये नया जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा स्कूल एजुकेशन में, वो प्लान है। निपुण भारत, जिसमें हम हर बच्चा जो है वो फाउंडेशनल लिटरेसी को अचीव कर पाए, न्यूक्रेसी को ग्रेड 3 में 2026 से 27 तक ये इंश्योर करेंगे। फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी जो है ये कि हमारे एनसीईआरटी ने कंडक्ट की है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं क्लास 3 के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी लर्निंग लेवल कैसी है लिटरेसी में, न्यूमरेसी में। विद्या प्रवेश जो है ये 3 महीने का प्ले है जो कि स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल जो है उस पर बेस्ड है। फिर विद्यांजलि 2.0 ये वेब पोर्टल है जो कि क्या करती है कि सरकार की जो भी हमारे स्कूल हैं उनसे कनेक्ट करती है कि वहाँ पर जो नॉलेज है वो हम शेयर कर पाएँ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए हैं जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, क्लास 12 तक इसमें होते हैं, गर्ल्स के हॉस्टल इनको हम बोल सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बनाए गए हिली टेरेंस में, या फिर ऐसे गाँव ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है चिल्ड्रन की, अडल्ट प्रोटेक्शन को नहीं मिल रही तो उनको यहाँ पर शेल्टर दिया जाता है, केयर भी प्रोवाइड की जाती है। निष्ठा 4.0 की बात करें तो ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए। अदर स्कीम्स जो कि न्यूज़ में रही तो पीएम ई विद्या, इसका एम है कि डिजिटल ऑनलाइन जो ऑन एयर एजुकेशन है उसमें जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं उनको हम सबको यूनिफाई कर सकें। इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। पीएम श्री स्कूल्स, ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स हैं जो कि डेवलप किए जाएंगे, स्टूडेंट्स को ये डेवलप करेंगे, अपने फ्यूचर को तैयार होने में वो मदद करेंगे, ठीक है। अलग अलग डायमेंशंस में पढ़ाई की जाएगी, ठीक है। इन्फॉर्म किया जाएगा, पॉलिसी बताई जाएंगी, प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये एग्जाम्पलर स्कूल की तरह बनेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि इन स्कूलों को उदाहरण देते हुए हम नज़र आएंगे, इस तरीके के स्कूल बन रहे हैं। विद्या समीक्षा केंद्र, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ने प्लानिंग की है कि जो गुजरात का एजुकेशन डिपार्टमेंट का विद्या समीक्षा केंद्र है इसको हम रेप्लिकेट करें कंट्री वाइड। यहाँ पर क्या है, डेली जो ऑनलाइन अटेंडेंस है टीचर और स्टूडेंट की उनको ट्रैक किया जाता है, पीरियोडिक असेसमेंट किए जाते हैं कि भैया बच्चे ने कितना पढ़ा है, कितना समझ में आया, उसको कुछ समझ में भी आ रहा है कि बस आकर बस मैगी चाउमीन खा रहा है स्कूल में बैठकर, ये चीज़ भी देखी जाती है। नेशनल सर्विलांस सिस्टम जो है इसको हम एनडीआर बोलेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव, एम ये है कि जो इंडिया का रिच हेरिटेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, आर्ट में, लिटरेचर में, एग्रीकल्चर में, बेसिक साइंस में, जो हमारी प्राचीन हमारे पास में जो ज्ञान है उस ज्ञान का हम अब क्या है यूज़ करें, बच्चे तक वो ज्ञान पहुंचाएं। ये एक इनोवेटिव सेल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, ठीक है, इस्टेब्लिश की गई है जो कि प्रमोट करेगी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को अलग अलग एस्पेक्ट्स में, ठीक है। और जो राज्य मंत्री, चोर सिपाही, पोशंपा, गिल्ली डंडा एक्सेट्रा जो हैं ये 75 इंडिजिनियस गेम्स हैं जो कि स्कूल्स में अब इंक्लूड किए जाएंगे। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अभी क्या हुआ है इसके अंडर जो फर्स्ट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट है वो हुआ है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। अलाइनमेंट किसके साथ में, ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई उसी को सब सारी स्कीम्स फॉलो कर रही हैं। इसमें टारगेट किया जा रहा है उन नॉन लिटरेट्स का जिनकी एज 15 है, ठीक है, 15 साल की जिनकी उम्र हो गई है, और फीमेल और एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस इसमें हम कर रहे हैं। वॉलंटियर टीचर्स जो हैं, स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन के, वो सब इसमें क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। टारगेट ये है कि 2022 से 27 तक 5 करोड़ लर्नर्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे जो कि ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग असेसमेंट सिस्टम्स का यूज़ करते हुए पढ़ाई कर पाएंगे। 5 कंपोनेंट्स है FLN, ठीक है, जो टेस्ट होता है हमारा। फिर क्रिटिकल लाइफ स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, बेसिक एजुकेशन दी जाएगी,
वोकेशनल स्किल्स दी जाएंगी और एजुकेशन को उनकी कंटिन्यू कराया जाएगा। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम। ठीक है, अभी हुआ ये है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज ऑन एजुकेशन, वीमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि जो हमारे IOE है, IOE इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है उसको और ज़्यादा ग्रांट करने की ज़रूरत है। ये एक रिकॉग्निशन स्कीम है, UGC की ये स्कीम है, 2017 में आई थी। इसके अंडर 20 इंस्टीट्यूशंस जो हैं, 10 प्राइवेट होंगे और 10 पब्लिक होंगे। उनको हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। अभी तक 8 पब्लिक और 4 प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं उनको ये स्टेटस मिल चुका है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनने में मदद कर रहे हैं। अब अगर ये स्टेटस मिल भी जाता है तो क्या एडवांटेज होगा कि यहाँ पर UGC रेगुलेशंस जो है वो बहुत कम लगेंगी। ठीक है, यहाँ पर फॉरेन फैकल्टी भी आ सकती है, 25% जो टीचर्स हैं वो फॉरेनर्स भी हो सकते हैं और 30% स्टूडेंट्स भी फॉरेनर्स हो सकते हैं जो इसमें पढ़ सकते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हो सकता है, एकेडमिक कोलैबोरेशंस में भी ये एंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट है PM पोषण। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको पहले मिड डे मील स्कीम बोला जाता था। जो हंगर इश्यूज़ हैं, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया के बच्चों में, उनको हम टैकल कर रहे हैं। उन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए ये स्कीम है। 2021 से 2026 तक का इसका टेन्योर है। जितने इसमें जो भी बच्चे 1 से 8 क्लास तक के हैं, 1st to 8th क्लास के जो बच्चे हैं, चाहे सरकारी स्कूल के हों या फिर ऐसे स्कूल जो कि सरकार जहाँ पर मदद कर रही है, या फिर वो बच्चे जो बाल बाटिका में हैं, क्लास 1 से पहले के बच्चे जो हैं, वो सब इसमें एलिजिबल होंगे। उनको क्या होगा, यहाँ पर फूड प्रोवाइड किया जाएगा। PM पोषण में 1 हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हमने जो है लगभग 9 मिनिस्ट्रीज़ को कवर किया है और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप अभी तक जो भी स्कीम्स आपने पढ़ी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। आप बोलेंगे मैम समझ में तो आ गई हैं, कुछ ज़्यादा खास इसमें है नहीं, कुछ रटने वाला है नहीं, बट कन्फ्यूजन एक है। बस कन्फ्यूजन ये है कि ये जो स्कीम्स है कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, कौन सी सेंट्रली सेक्टर्ड है, ये चीज़ समझ में थोड़ी नहीं आ रही है। कभी जो स्कीम सेंट्रली सेक्टर्ड है उसको हम स्पॉन्सर्ड बोल दे रहे हैं, जो स्पॉन्सर्ड है वो सेक्टर्ड बोल दे रहे हैं। अब ऐसे तो एग्जाम में होगा नहीं, तो अब इसका क्या करना है। अगर ऐसा कुछ कन्फ्यूजन आपको लग रहा है ना कि ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपको बस इतना करना है कि देखो अभी 9 मिनिस्ट्रीज़ हैं, 9 मिनिस्ट्रीज़ की हमने स्कीम पढ़ी है। हाँ जी पढ़ी है। एक टेबल बनाओ, दो टाइम कम है लेकिन हाँ थोड़ी सी मेहनत कर लो, बस 10 मिनट का काम है, कर लो। 10 मिनट तो है ना, अभी इतनी जल्दी नहीं करो, अभी हो जाएगा। टेंशन मत लो, सब कुछ पढ़ा है, रिवाइज भी किया है, अभी टाइम है हमारे पास। हम एक टेबल बना सकते हैं। एक टेबल बनाओ, उसमें क्या करना है, मिनिस्ट्री डालो, कौन सी मिनिस्ट्री। देखो इसमें इतना अच्छे से दे रखा है, हर मिनिस्ट्री का अलग अलग हमें स्कीम्स दे रखी हैं, तो मिनिस्ट्री डालो, उसकी स्कीम्स डालनी कौन कौन सी है न्यूज़ में। बाकी डिटेल तो अब पता चल ही चुकी है, हमने पढ़ ली है। बट आपको कन्फ्यूजन क्या है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कौन सी है और सेंट्रली सेक्टर्ड। तो बस उस स्कीम में आपको क्या करना है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है उनको एक साइड पे लिख लो और सेक्टर्ड वाली हैं उनको एक साइड पे लिख लो। इस तरीके से जब ग्रुप बन जाएंगे फिर उसके आप निमोनिक्स बना सकते हो, या फिर ऐसे भी आपको याद रहेगा। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि कौन सी स्कीम स्पॉन्सर्ड है, कौन सी स्कीम सेंट्रली सेक्टर्ड है। ठीक है, इतना काम आज आपको करना है। और क्या करना है भाई, करना ये है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जो कल वीडियो आने वाली है ना उसको आप मिस ना कर दें, और जैसे ही वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, आप उसको देखें और ख़ुद को और अपडेट कर पाएँ।